शूट एंड फूड बोरर को 3 स्टेज में बांट लेता हूँ। जी। एक जो अंडे का स्टेज रहता है वो, एक एडल्ट स्टेज रहता है, और जब वो बोरर का स्टेज रहता है। पूरी ईयरली क्रॉप है, तो इसका अगर प्रोडक्शन को आप अगर अच्छे से मैनेज करते, जैसे लास्ट ईयर मेरा प्रोडक्शन 80 टन था एकड़ का। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग ग्राफ्टेड बैगन की काफ़ी बेहतरीन फील्ड आप लोगों को दिखाने वाले हैं। यहाँ पर जो है हम ग्राफ्टेड बैगन की खेती के बारे में डीप में बात करने वाले हैं, और साथ ही इसमें जैसे मुख्य प्रॉब्लम हमको देखने मिलता है फूड बोरर का, उसको किसान भाई ने काफ़ी अच्छे तरीके से नियंत्रित किया हुआ है। तो उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी अभी लेने वाले हैं। उनका आप बैगन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा अभी जो प्रोडक्शन उनका निकल रहा है। तो वो अभी हमको फार्मिंग किस तरह से कर रहे हैं उस टेक्निक को पूरा हमको बताने वाले हैं। फार्म के ऑनर हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले मैं उनका परिचय लेना चाहूँगा। सर, हमारे सामने किसान भाई जो देख रहे हैं उनको अपना परिचय देंगे। मेरा नाम रोहन चावड़ा है जी। मेरा फार्म का नाम चावड़ा फार्म है। चावड़ा फार्म के नाम से अपने फार्म में काम करते हैं। जी, लोकेशन बता देंगे सर। गुमची, नंदनवन के आगे जी। गुमची विलेज में, रायपुर से 9 से 10 किलोमीटर दूरी पे। जी, जानना चाहेंगे कि आपका जो ग्रेजुएशन है और आपका खेती में जो आगमन किस तरह से हुआ? बचपन से ही फार्मिंग फील्ड से जुड़े हुए थे। पापा लोग भी बचपन से खेत देख रहे थे, इसलिए फार्मिंग में आने का इंटरेस्ट था। तो मैंने एमएससी किया है इसमें, जी। बॉटनी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, जी सर। एग्रीकल्चर में। उसके बाद फिर यहाँ आके फार्मिंग को देख रहा था पापा के टाइम से, तो चल रहा है 10-12 साल हो गया मुझे फार्मिंग करते हैं। जी। तो सर, अभी ये जो भट्टे आपने लगाई है, इसको कब टिपी किया था आपने? इसको 16 से 17 जुलाई के आसपास टिपी किया था। और वैरायटी जो है कौन कौन सी वैरायटी? 212 है, वीनर की, ग्राफ्टेड है। जी। और अभी इसमें हम पूरे डिटेल्स के बारे में जानना चाहेंगे सर कि इसके जब फील्ड प्रिपरेशन किस तरह से किया आपने, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या रखा है, जैसे कि इसमें आपने तार बास की बंधाई की हुई है, जी। और बीमारियों और फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर फार्मर जो है सामने देख रहे हैं, अगर इसमें आना चाहते हैं तो उनको एक बेसिक सी जानकारियाँ मिल पाएँ। फील्ड का प्रिपरेशन ऐसा है कि बहुत पुरानी ज़मीन है, एक्चुअली 30 साल से यहाँ पे खेती हो रही है। तो हम लोग वो हो जाते हैं कि इसका प्लाव करना ज़रूरी हो जाता है। तो प्लाइंग सबसे पहले से स्टार्ट करते कोई भी क्रॉप का। प्लाइंग के बाद डिस्क हैरो चला के जो बड़े बड़े उसको ख़त्म करके कल्टीवेटर, देन रोटावेटर, देन रिजिंग करते हैं। जी। इसका डिस्टेंस 8x3 का है जनरली, जी। क्योंकि ग्राफ्टेड वैरायटी है। तो 8x3 इसलिए क्योंकि ग्राफ्टेड इतना विग्रस रहता है, जो नीचे का जो ग्राफ्ट है जिसके साथ इसको जोड़ा गया है, उसका जो रूट स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा विग्रस है। तो बहुत ही तेज़ी से वो पेड़ को कवर कर लेता है, और थोड़ा सा कॉस्ट एफिशिएंसी के हिसाब से डिस्टेंस को भी बढ़ा देते हैं। इसमें सबसे मेजर एक इशू हो जाता है स्प्रे या शूट एंड फूड बोरर को मैनेज करना, एंड लेबर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा टफ स्किल हो जाता है। इसलिए उसको 8 फीट का दूरी रखा है, और इसमें जो छोटा ट्रैक्टर रहता है अपना 25 HP का, 36 HP का, जी। और जो स्प्रेयर रहता है उसी से उसको स्प्रे से मैनेज करते हैं। जी। उसमें ज़्यादा बेटर हो जाता है स्प्रे करना इसका। जी सर, इसमें बेसल डोज आपने क्या क्या दिया हुआ था उसके बारे में? बेसल कुछ नहीं दिया, क्योंकि रूट स्टॉक इसका इतना विग्रस है, जंगली रूट स्टॉक है इसका। इसको अगर कुछ भी खाद दूंगा तो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ इतना हो जाएगा जिसका होती है। इसमें सिर्फ बेसल में गोबर खाद गया है। जी। 4 ट्रिप गया है एकड़ का, बचा हुआ जी। बस। और इसमें जैसे बेड की जो चौड़ाई क्या रखी है आपने? बेड जनरली क्या बोलते हैं, 4 फीट का मल्च है चौड़ा। जी। तो बेड आप जितना बड़ा बना सकते हैं उसको बनाने की कोशिश करिए, ऊंचा। जी। और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या रखा हुआ है सर? 3 फीट। जी। और ड्रिप और मल्चिंग जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आपने प्रॉपर लगाया हुआ है। जी। 25 माइक्रोन की मल्च है, सिल्वर ब्लैक। जी। और ड्रिप है 1 लीटर डिस्चार्ज वाला है। जी। इसका नेटाफिम का। और इसकी तार बांस की बंधाई में कुछ विशेष ध्यान देना होता है सर? जैसे आपने जिग जैग करके धागे को बांधा हुआ है और डबल बांस लगा हुआ है। इसमें इसे देखा जाए तो जिगजैग करने का सबसे मेजर कारण रहता है कि उसका जो ग्राफ्टिंग करने के बाद जो शूट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट रहते हैं। अगर आप उसको फंसा के नहीं चलते तो उसको हम लोग को वर्किंग करना पड़ता है, जूट सुतली से उसको बांधना, क्योंकि वो गिरने लग जाता है। थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे जी, ये बाहर आ रहा है। ये बाहर आ रहा है, तो इसको बाहर ना आए उसके लिए करके उसको फंसा के चलते हैं, और बाद में यहाँ से जूट सुतली से बांध देते हैं। ये जिगजैग करने का कारण है कि मेजरली शुरुआत में जितना उसको फंसा के रख सके, और इसमें फंस के चलेगा तो मेरे को जूट सुतली का सब वर्क कम हो जाएगा। तो बेटर रहता है कि जिगजैग करके उसको काम करें। फिर पहले साल ही किया हूँ मैं जिगजैग वाला। जी।
पहले सिर्फ नीचे करते थे, अभी पूरा 3 लेयर का जिगजैग मारूंगा और ऊपर तक फंसाते चलूंगा उसको मैं। तो इसकी हाइट लगभग कहाँ तक आ जाएगी सर? करीब यही मेरा टारगेट है। मेरे को जनरली इसको ना बढ़ने नहीं देना जी। ये क्रॉप बहुत ज़्यादा वेजिटेटिवली बहुत ही ज़्यादा विग्रस रहती है जी। तो खाद का और इसका मैनेजमेंट ऐसा रखना है कि इसका ग्रोथ उतना ना जा सके, और कोशिश करता हूँ कि मैं इसके ऊपर ना जाने दूँ हाइट, क्योंकि नीचे से नए शूट्स लेते रहते हैं वो। जी। अब इसमें आके जैसे बात करें सर, इरिगेशन और फर्टिगेशन जो है उसका किस तरह से मैनेजमेंट है? ब्रिंजल का ऐसा है, ये वाले का रूट स्टॉक इतना विग्रस है उसके कारण कि शुरुआत में जब तक पहला फर्टिगेशन हुआ मैंने इसको कुछ नहीं दिया जी, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा विग्रस है। अगर मैं कुछ दे देता तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाता और फ्लावर अगर ड्रॉप कर जाता तो और ज़्यादा भागता। तो इसको फर्टिगेशन के नाम पे मैंने कुछ नहीं दिया। जब सेटिंग हो गई पूरा अच्छे से उसके बाद फिर फर्टिगेशन चालू किया। 16-8 देता हूँ मैं इसको जी, 3 से 4 किलो एक दिन के आड़ में। जी सर। फिर ज़रूरत के हिसाब से उसको बढ़ाते रहता हूँ जैसे प्रोडक्शन का जैसे दिखता है उस हिसाब से। और इसमें फर्स्ट पिकिंग आपको कब देखने मिली सर? इसमें जैसे बात करें 45 डेज में, ट्रांसप्लांट के 45 डेज में फर्स्ट पिकिंग हुआ था जी। और पौधे कहाँ से लेकर के आए थे हम? ये चावड़ा बाग है, चावड़ा बाग में ग्राफ्टेड जी हम लोग तैयार करके देते हैं वहाँ से। और सर अब इसमें बीमारियों के बारे में बात करें, कोई बीमारी इसमें देखने को मिली आपको? जी, इसको ग्राफ्टेड करने का ही कारण वैसा है कि यहाँ की सॉइल इतनी है कि यहाँ बैक्टीरियल से मरने का और बैक्टीरियल फाइटोप्थेरा से मरने का इशू बहुत ज़्यादा है। और ये जो रूट स्टॉक है वो उसमें वो बैक्टीरियल का इशू कम है, जिसके कारण यहाँ से मरने का शिकायत कम हो जाता है। तो बैक्टीरियल हो गया, फाइटोप्थेरा हो गया, ये दो बहुत मेजर बीमारी है इसकी, जहाँ पूरा प्लांट टू प्लांट कंप्लीट मर जाता है। हार्वेस्टिंग अभी चल ही रही है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का फ्रूट ब्रोअर हो गया, और यहाँ पर भी हम पौधे देख पा रहे हैं काफ़ी फ्रेश है, इसमें भी फ्रूट ब्रोअर का कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो उसको किस तरह से नियंत्रित किया है आपने, उसके बारे में बताएंगे? जनरली मैं जो जैसा करता हूँ शूट एंड फूड बोरर को 3 स्टेज में बांट लेता हूँ जी। एक जो अंडे का स्टेज रहता है वो, एक एडल्ट स्टेज रहता है, और जब वो बोरर का स्टेज रहता है। जनरली बोरर एक बार अगर बाहर अंडे से निकल के अंदर चला गया जी, उसके बाद वो जो पीरियड मिलता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड रहता है। वो एक बार अंदर घुस गया उसके बाद आप कितना भी हैवी स्प्रे करिए आप उसको चेक नहीं कर पाएंगे। तो तीनों टाइम को टारगेट लेके चलेंगे अगर तो उसको मारने का स्थिति रहता है। मैंने बताया कि मैं ट्रैक्टर स्प्रेयर यूज़ करता हूँ और जनरली इसके स्प्रेस मैं इवनिंग के बाद लेता हूँ या रात को लेता हूँ। रात को स्प्रे लेने के कारण मेजर कारण ये है कि उस समय एक्टिव रहते हैं बोरस बहुत तेज़ी से। उस समय जो इसके एडल्ट्स रहते हैं जो अंडा देते हैं उन लोग एक्टिव रहते हैं, और ऊपर जो अंडे को रहते हैं उसको टारगेट करके मैं करता हूँ। तो रात को कोई भी ऐसी ग्रुप की दवाई जो कांटेक्ट में मारती हो उसको चलाता हूँ। स्प्रे जैसे चलता रहता है उसमें लाइट लगा देते हैं पीछे, उससे अट्रैक्ट होकर एडल्ट्स आती है जी, और जो भी कांटेक्ट दवाई रहती है आपकी जो चलती रहती है वो एडल्ट्स को भी मारती है। तो आपको एक एडल्ट का भी चेक मिल गया, क्योंकि एक एडल्ट बहुत सारे अंडे देती है तो उसको भी चेक करने से आपको बहुत ज़्यादा वो करता है। और ऑल्टरनेट हर दूसरे या तीसरे स्प्रे में कोई भी ओविसाइडल चलता है। ओविसाइडल मतलब जो अंडे को मारे, और अंडे जनरली सब ऊपर मिलेंगे। ये जो ऊपर जो छोटी छोटी फोक है ना उसके ऊपर ही अंडे देती है। तो टारगेट करता हूँ कि जो भी ओविसाइडल है वो ऊपर फोक में अपन कवर करके उसको मार सके बहुत ईजिली जी। ये इस तरह से मैनेजमेंट से कोशिश करता हूँ कि कम हो, फिर भी 5% जितना तो निकल ही जाता है। आप उसमें उतना शूट एंड फूड बोरर को बचा नहीं सकते। जी सर, जैसे कि ग्राफ्टेड बैंगन जो है वो आपको पर प्लांट क्या प्राइस पड़ा? 12 रुपये। 12 रुपये। तो ये काफ़ी कॉस्टली फार्मिंग है, तो इसमें आपका किस तरह से रणनीति है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। क्या प्रोडक्शन लेने वाले हैं, इसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट आपने काफ़ी किया हुआ है, तो इससे किस तरह से प्रॉफिट निकालने वाले हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कॉस्टली है नो डाउट, पर इसका अगर आप ओवरऑल देखें तो पूरी ईयरली क्रॉप है। और इसका अगर प्रोडक्शन को आप अगर अच्छे से मैनेज करते, जैसे लास्ट ईयर मेरा प्रोडक्शन 80 टन था एकड़ का जी, 80 टन मतलब 2000 मन, अगर हम छत्तीसगढ़ में मन के हिसाब से बात करते हैं तो अगर उतना भी अगर अपन ले लेते हैं तो इसमें आपका कॉस्ट निकल जाता है। पर कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है नो डाउट फ्रूट एंड बोट पर चेक करने के हिसाब से। तो बेसिकली टारगेट करिए कि प्रोडक्शन में जाए तो कॉस्ट थोड़ा सा कम लगेगा उसका। और सर इसमें जैसे प्रॉफिट के बाद
पूरा रेट्स के ऊपर वेरी करता है। लास्ट ईयर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेट्स थे बाटा के जी 25 रुपये 20 रुपये ऐसे रेट्स चल रहे थे, तो जी जी कुछ ज़्यादा ही अच्छे रेट्स है। अभी तो फिर 12 रुपये 13 रुपये के रेट्स चल रहे थे। जी। लास्ट ईयर का ऐसा था कि एकड़ का करीब करीब 5 लाख के आसपास का सेल हुआ था, जी और अगर कॉस्ट निकाले तो 2.5 से 3 के आसपास का आपका खर्चा है उसमें। अच्छा। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट हुआ है सर। हाँ। तो और आप जो सामने किसान भाई हैं, जो मध्यम किसान हैं या फिर स्मॉलर हैं, अगर वो जो है ग्राफ्टेड बैगन की फार्मिंग में आना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सामने जो है नहीं, आ सकते हैं, पर ये क्रॉप ऐसी है जिसका सबसे ज़्यादा खर्चा मांगती है। फ्रूट जी। एंड शूट बोरर जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा, उसकी दवाइयाँ कॉस्टली है, सब कुछ कॉस्टली है। जी आप पहले करना चाहे तो बिल्कुल करिए, पर छोटे लेवल पे स्टार्ट करके उसको थोड़ा सा समझिए, क्योंकि मैंने भी डायरेक्टली बड़े एरिया में नहीं लगाया था। जी मैं भी 1-2 एकड़ में लगाने के बाद फिर सीखा समझा कि इसका कॉस्टिंग को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, फिर मैंने उसको बड़े एरिया में लगाया। तो डेफिनेटली अच्छी क्रॉप है, थोड़ा सा खर्चा है, कॉस्टलियर है। जी जी। धन्यवाद सर, सारी जानकारियों के लिए। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे सामने किसान भाइयों को और मुझे भी जानकारी दी। धन्यवाद सर। ओके सर। तो साथियों, जैसे कि आपने वीडियो में पूरा समझा कि ग्राफ्टेड बैगन की खेती यहाँ पर किस तरह से की जा रही है। किसान भाई ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से सूट बोरर और फ्रूट बोरर को नियंत्रित किया हुआ है, उसके बारे में आप लोगों को बताया है। और आप समझ ही चुके होंगे कि किस तरह से जो है वह ग्राफ्टेड बैगन एक कॉस्टली जो है काफ़ी लागत भरी जो है खेती है, उससे लेकिन मुनाफा भी उसी तरह से लिया जा सकता है। अगर आपके पास उतना बजट है, आपकी उतनी लागत लगाने की क्षमता है, तो आप इस खेती में ज़रूर से आ सकते हैं। इसमें जो है आपको काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। साथ ही जाते जाते मैं आप लोगों को एक बोनस पॉइंट जो है वह इसका बताने वाला हूँ। आप जैसे देखेंगे इसके पौधे को, जहाँ जहाँ पर गांठ होती है वहाँ पर जो है वह फूल फल तैयार होते हैं। तो यदि हम इसमें जैसे आप लोगों को दिखाना चाहें, अगर हमारी तने की जो गांठ की दूरी है वो अधिक होती है, तो वहाँ पर जो फल हैं दूर में होंगे, तो उससे हमको प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। यदि हमको अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो गांठ की जो दूरी है उसको हमको कम करनी होगी। उसके लिए इसमें जो है वो एक रेजिस्टेंस आता है, स्प्रे करना होता है, स्पेशल तरीके का स्प्रे होता है, उसका उपयोग जो है इसमें करना होगा। तो इस तरह से आप जो है इसमें खेती कर सकते हैं। आप लोगों को यह खेती कैसे लगी, किसान भाई का जो बताया उन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ दी, वो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।